विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर इसी बात को मैं कुछ आंकड़ों के साथ कहूँ तो ये बात ज़्यादा विश्वसनीय भी प्रतीत होगी और आपको इसकी गंभीरता का भी अंदाजा होगा। जैसे हाल ही में वर्ल्ड बैंक और इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मॉडलिंग एंड वर्ल्ड फिश इनके द्वारा बांग्लादेश में 2012 से 16 के अंदर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे से ये बात सामने आई है कि नदियों का खारापन बढ़ रहा है और विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि यदि नदियों का खारापन बढ़ता है तो करोड़ों लोगों की न सिर्फ आजीविका बल्कि उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। देखिए, विश्व में पानी की कमी नहीं है, लेकिन मीठे पानी की कमी बहुत ज्यादा है। यदि वो मीठा पानी भी खारा हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारे सामने पानी की एक गंभीर समस्या आने वाली है। तो देखिए, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैंने बात शुरू की थी कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे देखिए, ये बताया गया है कि यदि तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है और साथ में यदि हम न्यूनतम उत्सर्जन मानकों को प्राप्त करने में कामयाब रहते हैं, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम वातावरण में छोड़ते हैं, तो 2050 तक जो लोग हैं वो थोड़े सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो देखिए करीब 2.5 करोड़ लोग जो है वो असुरक्षित स्थिति में पहुंच जाएंगे। कैसे? क्योंकि जलवायु परिवर्तन जब मैं कहती हूँ कि हो रहा है तो समुद्रों का स्तर भी बढ़ रहा है, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बात कर चुके हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तट पर रहने वाले वो लोग जो अभी भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, उन्हीं की संख्या अगर अभी 1 करोड़ के लगभग है तो ये 2.5 करोड़ के लगभग हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। विश्व की किडनियां कहा जाता है वेटलैंड को, और जब वेटलैंड की बात आती है तो उसके अंदर मैंग्रोव्स भी आते हैं। मैंग्रोव यानी कि ऐसे पौधे, ऐसी झाड़ियां जो दलदलीय जमीन में उगते हैं, जो समुद्री पानी के आसपास उगते हैं। तो मैंग्रोव अगर वेटलैंड है, और वेटलैंड यदि विश्व की किडनी है, तो अगर हमारी किडनियों में कोई खराबी आ रही है तो मतलब उपचार करने की आवश्यकता ज़रूरी है। तो विश्व की किडनी कहे जाने वाले वेटलैंड यानी कि उनका एक भाग मैंग्रोव, इन पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी वजह से कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, और भारत के संदर्भ में जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर महिलाओं को विशेष रूप से किस प्रकार से हानि का सामना करना पड़ रहा है, जैव विविधता और लोगों की आजीविका दोनों कैसे प्रभावित हो रही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज का बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंग्रोव्स और मैंग्रोव्स पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि मैंग्रोव्स होते क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंग्रोव्स देखिए क्या है, एक तरीके से दलदलीय जो जमीन है उसमें रहने वाले पौधे या झाड़ियां हैं। मैंग्रोव शब्द दरअसल एक छोटा पेड़ उसको संदर्भित करता है जो समुद्र तट के किनारों पर उगता है और अक्सर पानी के नीचे जो एक नमकीन तलछट है उसमें ये रहता है। अगर मैं मैंग्रोव की विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहले देखिए ये वाली इमेजेस देखिए, यहाँ पर कुछ मैंग्रोव की इमेजेस आपको दिखाई हुई हैं। उनके अलग अलग रूट्स के बारे में बेसिकली बताया गया है, उनकी जड़ों के बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन पहले बात करते हैं कि मैंग्रोव अगर उन पर क्लाइमेट चेंज का असर पड़ भी रहा है तो हम इतने चिंतित क्यों हैं। तो एक तो आपको उत्तर मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी किडनियों का ही एक फंक्शन जो है अदा करते हैं। हमारी किडनियों का क्या काम होता है? अशुद्धियों को दूर करना, हमारे रक्त को शुद्ध करना, हमारी बॉडी को अशुद्धियों से फ्री रख के शुद्ध रखना। तो वेटलैंड भी इस एनवायरनमेंट को, इस पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं। डिटेल में हम इस पे जाएंगे। सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं कि मैंग्रोव की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये लवणीय वातावरण में रह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे लवण ज़्यादा है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, नमक की सांद्रता ज़्यादा है, वहाँ पर ये रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने इसको ऐसे वातावरण में रहने के अनुरूप बनाया है जहाँ पर जो अन्य प्रकार के साधारण पौधे हैं वो नहीं रह सकते। दूसरा देखिए क्या है, चरम स्थितियों में भी इनकी उत्तरजीविता होती है। मतलब देखिए, जब दलदलीय भूमि होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन के बिना ना मनुष्य जी सकता है, ना ही पेड़ पौधे और ना ही जंतु। लेकिन मैंग्रोव जो है
कम ऑक्सीजन वाले इकोसिस्टम में भी बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। इसके बाद देखिए कि इनके जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से मोम युक्त होते हैं। अब एक बात बताइए, मैंग्रोव क्या करता है, बहुत ज़्यादा नमक जो है ऐसे वाले इकोसिस्टम में रहता है, यानी कि जब उनकी रूट्स चीज़ों को अवशोषित कर रही हैं, न्यूट्रिशन वगैरह को ले रही हैं, तो नमक भी साथ में आता है। उसी नमक को एक्चुअली पत्तियों के द्वारा फिर ये बाहर निकालता है और इवेपोरेशन जैसी प्रक्रिया से बचने के लिए एक मोम जैसी परत इसकी पत्तियों पे रहती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब हम पढ़ते हैं अपने इन्वायरमेंट में तो हम ये पढ़ते हैं कि मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उन पर मोम की परत जैसी एक परत होती है। लेकिन कई बार पीटी में हो सकता है आपसे वो ना पूछा जाए, आपसे मैंग्रोव का पूछ लिया जाए, तो मैंग्रोव के बारे में भी ये विशेषता ठीक बैठती है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट इनके बारे में समझिएगा, उसको बोलते हैं विवियोपोरस। अब ये अजीब सी चीज़ क्या है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे इस वाले इमेज पे आप फोकस कीजिए, ये पौधा जलमग्न है, पानी के अंदर क्या है, डूबा हुआ है। या फिर अगर आप कहीं और भी देखेंगे तो ये दलदलीय सी भूमि में है, ये देखिए दलदलीय भूमि है, अगेन ये वाटर के अंदर है। तो किसी बीज को जमने के लिए, जर्मिनेशन करने के लिए जमीन में गिरना जरूरी है, उसको पर्याप्त मिट्टी मिलनी जरूरी है और उसके बाद वो एक पौधे के रूप में बढ़ता है। लेकिन अगर जमीन दलदलीय हो, वहाँ पर ऑक्सीजन ही ना हो या फिर जमीन ही ना हो, सिर्फ पानी हो, तो बीज कैसे उगेगा। तो इस चीज से प्रकृति ने इसको बचाने के लिए इसको एक विशेषता दी है जिसको विवियोपोरस कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो बीज हैं वो एक्चुअली पौधे के ऊपर ही क्या है, अंकुरित हो जाते हैं। जनरली बीज नीचे गिरता है, मिट्टी से पोषण प्राप्त करता है, पानी प्राप्त करता है, ऑक्सीजन लेता है, तब पौधे के रूप में अंकुरित होता है। यहाँ पर ये जो अंकुरण है ये बेसिकली पौधे के ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो जमीन पर गिरता है, यानी कि पौधे के रूप में वो उग सके उतना लायक बनाकर ही उसको जमीन पर जो है गिराया जाता है। तो ये विशेषता मैंग्रोव वनों के अंदर जो है पाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंग्रोव का एरिया कितना है अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए। तो स्टार्ट करते अपनी पहली पीपीटी से। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से जो एक माने जाते हैं वो है सुंदरबन मैंग्रोव वन। ये सुंदरबन कहाँ पे है, तो ये भारत में है और बांग्लादेश में है। और भारत की भी बात करें तो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो 24 परगना जिला में ज़्यादातर इनका हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश में फैला ये जो पूरा एरिया है फॉरेस्ट का, ये एक डेल्टाई क्षेत्र है, यानी कि नदियाँ यहाँ पर क्या है, डेल्टा बनाती हैं। जैसे गंगा नदी अपनी बाकी ट्राइब्यूटरीज के साथ अपना पानी क्या है, बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है, और जब वो ऐसा करती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाघ सहित कई प्रजातियों का ये घर है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, जहाँ पे एक टाइगर रिजर्व एरिया भी है जिसको कोर एरिया भी घोषित किया गया है। और इस एरिया को, इसके महत्व को देखते हुए इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। अब देखिए, माना जाता है कि सुंदरबन ने अब तक करीब 4.25 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया है। हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जारी है, जिससे क्या है, ये एक कंबल जैसा इफेक्ट धरती को दे रही है, धरती ज़्यादा गर्म हो रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इस सब का कारण क्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रही है। अब एक बार बताइए, ये जो मैंग्रोव वन है ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। हम लोगों के बारे में कहा जाता है कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं, एक्चुअली हम पौधों का बनाया हुआ खाना खाते हैं, पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्रकृति में ये सत्य है। तो पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, जिसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को वो सोखते हैं। तो माना जाता है कि मैंग्रोव इतने ज़्यादा अच्छे हैं इसमें कि उन्होंने 4.25 जो कितना है देखिए, करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया है। तो अब यहाँ से बात क्या पता चली कि मैंग्रोव का फायदा क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैंग्रोव क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है। अभी हमने पढ़ा उनका फायदा क्या होता है। थोड़ी सी बेसिक डिटेल और देख लेते हैं, तब हम बाकी फायदों की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आइए, ये जो डेल्टा का एरिया है ये लगभग 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन में से जाना जाता है। यू कैन सी द पिक्चर, एक पूरा भरा पूरा जो है पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें से लगभग बात की जाए तो 4,200 वर्ग किलोमीटर, यानी कि करीब 40 से 42
40% का जो एरिया है वो भारत में स्थित है, जबकि 60,000 वर्ग किलोमीटर लगभग 60% का एरिया ये बांग्लादेश के अधीन है। और भारत की बात करें तो मैंने बताया आपको कि ये पश्चिम बंगाल में है। नाउ कम टू द कि जो मैंग्रोव्स है उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, सबसे बड़ी एक प्राकृतिक विपदा जो तटीय क्षेत्र झेलते हैं वो क्या है? चक्रवात, साइक्लोन्स आते हैं। तो मैंग्रोव, अब मैंग्रोव की थोड़ी सी आप जड़ें देखिए, ठीक है। मैंग्रोव्स बेसिकली क्या करते हैं? साइक्लोन की तीव्रता को कम कर देते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैंग्रोव है तो साइक्लोन आएंगे ही नहीं। देखिए आते हैं, साइक्लोन जब आते हैं तो पानी में क्या है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। उन लहरों से जब ये जो है वन टकराता है, जो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो तट रक्षक के रूप में काम करता है। फ्रंट लाइन सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे होती हैं वैसे ये काम करता है। तो इसका मतलब जब तीव्र इंटेंसिटी के साथ लहरें इनसे आकर टकराती हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसके बाद जो वो पानी अंदर पहुंचता है तो वो थोड़ा कम विनाशकारी होता है, कम नुकसान पहुंचाता है। तो साइक्लोन से ये हमें क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं, ये मिट्टी का संरक्षण करते हैं। देखिए नदियों का जो डेल्टा है वो अपने साथ काफ़ी सारी मिट्टी बहाकर समुद्र में ले जाता है, लेकिन वो मिट्टी उपजाऊ है, वो ज़मीन पर ही रहनी चाहिए, हम खेती करेंगे वहाँ पर। लेकिन जब वो समुद्र में बह जाती है तो हमारे किसी काम की रहती नहीं, तो इसीलिए हम कहते हैं भूमि अपरदन हो रहा है। मैंग्रोव की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को कसकर रखती हैं, राइट। और जो तट वाला एरिया है जहाँ पर नदी समुद्र से मिल रही है, वहाँ की मिट्टी को जब ये बांधे रखती है अपनी जड़ों से तो मिट्टी प्रोटेक्ट होती है, मिट्टी जो है टूटकर बिखरने से बचती है। ये है। दूसरा क्या है, तेज हवाएं जो हो गई, किनारों की जो टूट फूट हो गई, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखिए ये क्या करते हैं, बेसिकली ये काफ़ी सारा एक आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट का रिसाइकल करने का काम करते हैं। जैसे पानी के अंदर मान लीजिए बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें भी मिली हुई हैं, जब वो सारी चीज़ें मैंग्रोव वनों में पानी बहता है तो उन टॉक्सिक चीज़ों को उनको ये सोख लेता है, और जो रन ऑफ वाटर जो बाकी निकलता है वो क्लीन वाटर होता है। तो जनरली क्या है, ये शुद्धि का काम भी करते हैं। इसके अलावा देखिए ये तटों के बनने की प्रक्रिया में भी हेल्प करते हैं, या आप कह सकते हैं कि तटों को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए मैंग्रोव क्या है, तटों पे रहते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं जब ये नीचे गिरती है तो डीकम्पोज होती है, अपघटित होती हैं। वो अपघटित क्या है, एक चिपचिपा सा ह्यूमस टाइप का पदार्थ बनता है, वो मिट्टी के साथ जब मिलता है तो मिट्टी आपस में जुड़ती है, चिपकती है, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, मिट्टी क्या है, प्रोटेक्ट होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग काम इनके द्वारा किया जाता है कि ब्लू कार्बन का भंडारण करते हैं। ब्लू कार्बन होती क्या है, वो कार्बन जिसको बेसिकली हम क्या है बाद में समुद्र में संग्रहित कर लेते हैं। हम तो कह ही रहे हैं ना कि वातावरण में कार्बन नहीं छोड़नी है, अपने ही पास रखनी है। तो उसका एक क्या फ़ायदा हो सकता है कि समुद्र में जो है हम उसको अवशोषित कर ले। अब देखिए जब पत्ते या पुराने पेड़ जब वो मर जाते हैं तो वो समुद्र में गिर जाते हैं, और जब वो समुद्र में गिर जाते हैं तो उनके अंदर जो संग्रहित कार्बन थी, पत्ते ने अपनी लाइफ में जो कार्बन को अवशोषित किया है, खाना बनाया है, हम सब लोग कार्बन से बने हुए रहते हैं, तो वो कार्बन क्या है मिट्टी के नीचे दब जाती है, सतह के नीचे दब जाती है, तो वही वो स्टोर हो जाती है। तो ये ब्लू कार्बन को स्टोर करने का भी काम करते हैं, राइट। तो अब हमें यहाँ से एक बात पता चली, मैंग्रोव्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दे आर लाइक कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड के पास होता है वैसे इनके पास है। खासकर तटीय इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ के तो ये बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि इनसे लकड़ी मिलती है, जिससे लकड़ी का जो है काम चलता है, ठीक है। यहाँ पर मधुमक्खियाँ वगैरह जब रहती हैं तो शहद जो है लोग प्राप्त करते हैं, इनकी बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, ये जैव विविधता को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे जीव जंतु इनके बीच रहते हैं, काफ़ी सारे आदिवासी लोगों के रहने का स्थान है, बाघ जो है उनका ये निवास स्थान है, ठीक है। तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। लेकिन अब हमारे बेस्ट फ्रेंड को एक प्रॉब्लम आ गई है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के रूप में समझाया था, वो इन मैंग्रोव्स को भी खतरे में डाल रहा है। सो द टाइटल ऑफ द वीडियो, क्या मैंग्रोव खतरे में है? तो जी हाँ, खतरे में है। हमारे पास कुछ कारण हैं एक्चुअली जिनके बेस पर हम कह रहे हैं कि मैंग्रोव्स जो है खतरे में है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक आर्टिकल आया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP के बारे में आप पढ़ते हैं ना, उन्हीं के द्वारा, जिन्होंने द सुंदरबंस एंड द क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर बाकायदा एक पेपर निकाला था, एक प्रॉपर स्टडी ही की थी, राइट। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, पीपल इन सुंदरबन मोस्ट ससेप्टेबल टू द क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हो तो सबके लिए रहा है, लेकिन जो लोग सुंदरबन में रह रहे हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब दीज आर सम स्टडीज जो इस फैक्ट को बताती है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो सुंदरबन वाला जो इलाका है उसको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। सही बात। अब देखिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो फोटो यहाँ पे दिखाई गई है ये बेसिकली क्या है, नदी है। जो डार्क ब्लू कलर से ये जो दिख रही है ये गंगा नदी है। गंगा नदी देखिए कुछ इस तरीके से बहती है। तो उसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे ये डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, उस हिस्से को जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे बैराज भी है, शुगर मिल भी है, पेपर इंडस्ट्री भी है, इंपॉर्टेंट टाउन भी है, ठीक है। डॉल्फिन्स वाला भी एक मेन इलाका यहाँ पे, मतलब ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे देखिए फरक्का बैराज है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम फरक्का बैराज के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा जल संधि हुई है उसमें फरक्का बैराज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस एरिया में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। तो हैवी सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन, यानी कि नदी जो अपने साथ बहाकर काफ़ी मिट्टी कंकड़ पत्थर ला रही है उसको फिर यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। यहाँ क्यों डिपॉजिट कर रही है, देखिए नदी जब ऊपर से चली तो यंग है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो काफ़ी सारी मिट्टी काफ़ी सारा कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आ रही है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है उसका वो जो एनर्जी थी, उसका जो उछाल था वो कम हो जाता है, राइट। अब जब क्योंकि इसकी एनर्जी उछाल कम हो गया तो वो अपने साथ जो इतना सारा कुछ बहाकर लेकर आई है उसको साथ लेकर नहीं जा पाती, तो उसको क्या है डिपॉजिट करने लगती है, ठीक है। दूसरा क्या है, मिनेंडरिंग रिवर यहाँ पे दिखाई देती है। मिनेंडरिंग मतलब जैसे सांप चलता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली जब रिवर इस वाले हिस्से में आती है तो इस तरीके से मिनेंडरिंग करने लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स है, जो गंगा की डॉल्फिन्स हैं, बेसिकली उस प्रजाति का ये एक्टिव ब्रीडिंग ग्राउंड है, प्रजनन के लिए बहुत अच्छा है। फिर क्या है, यहाँ पे सुंदरबन है जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है, जो बंगाल टाइगर के लिए होम है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिया। लेकिन अब इस एरिया के द्वारा क्या कुछ चुनौतियाँ फेस की जा रही है, तो देखिए एक तो क्या है, जो रिवर बेड है, जो रिवर का तटीय वाला इलाका है उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे निर्माण गतिविधियां चला रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर की भूमि में कन्वर्ट कर रहे हैं, और रेत की माइनिंग, खनन माइनिंग करने की वजह से रिवर जो बेड होता है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंट फ्लड एंड ड्राउट्स आ रहे हैं, यानी कि लगातार या तो बाढ़ आती है या तो सूखा पड़ जाता है, एक नॉर्मल मौसम नहीं रह पा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, पोल्यूशन लोड काफ़ी है। कैसे, मैंने आपको भी बताया, शुगर मिल भी है, पेपर मिल भी है, पेपर मिल काफ़ी पॉल्यूशन जो है फैलाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि पानी के बंटवारे को लेकर प्रॉब्लम्स है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो उसको लेके भी डिस्प्यूट्स है। इसी संदर्भ में हम भारत बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बारे में तो काफ़ी हमने बात की हुई, सिंधु नदी समझौते के बारे में। आज एक्चुअली भारत बांग्लादेश वाला मुद्दा भी थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। तो ये वाला हिस्सा बेसिकली हमने समझा जहाँ पे सुंदरबन है। अब सुंदरबन की चिंता क्या है, तो मैंग्रोव्स एंड क्लाइमेट चेंज, ये यूएसएड का एक्चुअली एक आर्टिकल आया था, तो बेसिकली इसमें इन्होंने अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी की थी, बट इससे वो पॉइंट जो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी सिद्ध होते हैं वो मैंने लिए हुए हैं। तो जब से देखिए तापमान बेसिकली बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है मतलब क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व क्या है, गर्म हो रहा है। तो देखिए 1980 से 2007 के बीच में ये देखा गया है कि जो सुंदरबन में जो पानी है, वहाँ का जो वाटर है, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो जनरली दुनिया में समुद्र का जिस तरीके से तापमान इंक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है। जैसे 0.06 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बेसिकली गर्म हो रहा है, और वैश्विक समुद्री सतह के तापमान के गर्म होने की तुलना में ये प्रति दशक 0.5 डिग्री सेल्सियस की जो है त्वरित दर से बढ़ा है, ठीक है। बाकी दुनिया भी गर्म हो रही है, बट ये वाला इलाका उससे भी ज़्यादा स्पीड से गर्म हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका सबसे इमीडिएट इफेक्ट जो दिखाई देता है वो है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। बहुत आसान से एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए पानी को जब आप गर्म करते हैं उसका थोड़ा सा आयतन बढ़ता है, राइट। इसी तरह जब गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलते हैं, जब ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघल रहे हैं तो वो पानी को समुद्र में छोड़ रहे हैं, ठीक बात है। तो इसका मतलब सी लेवल राइज होगा। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए ये जो आपको रेड कलर से मार्क दिख रहा है ना, ये बेसिकली अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है तो ये जो रेड कलर वाला इलाका है ये पानी के अंदर डूब जाएगा। अब एक बात बताइए, जो इतना एरिया मैप में भले ही छोटा दिख रहा हो, अदरवाइज तो इट्स अ ह्यूज एरिया, हम तो
मैप छोटा करके देखते हैं। ये पूरा हिस्सा अगर पानी में डूब गया, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो मछली पालन का कारोबार चल रहा होगा, यहाँ पे जो लोगों ने घर बना के रख रखे होंगे, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो भी डूब जाएगा। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पहले से ही धरती कम पड़ रही है, और अगर वो धरती भी पानी में डूब जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ भी होंगी, वो नदियों में जब समुद्र का पानी घुसेगा तो मतलब नदियों का मीठा पानी खारे पानी में बदलेगा। तो एक तो जमीन कम पड़ रही है, ऊपर से मीठा पानी कम पड़ रहा है, इससे बुरा क्या ही होगा, राइट। तो चलिए, हमने क्या देखा कि क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। तो देखिए 25 सालों की तुलना करें तो जो सी लेवल राइज हुआ है वो एक्चुअली औसत से लगभग दुगना हुआ है, और उच्च पानी में लगातार भीगे रहने की वजह से जो पौधे हैं उनमें एक तो शाखाएं कम आती हैं, फिर उनकी पत्तियां कम हो जाती हैं। अब जब आपकी पत्तियां ही कम हो गई, जो कि आपके लिए रसोई का काम करती हैं, जो आपके लिए खाना बनाती हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस हिसाब से खाना नहीं बना पाएंगे। मतलब आपकी अगर पत्तियां कम हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की कम हो जाएगी, फूड कम हो जाएगा, फूड कम हो जाएगा तो एक टाइम के बाद पौधे की डेथ हो जाएगी। और ये चीज़ हमें मैंग्रोव वाले पर्टिकुलर एरिया के लिए ज़्यादा स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब हमें अगर कोई पूछे कि गर्मी की वजह से मैंग्रोव को क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो हम बता सकते हैं कि भैया प्रकाश संश्लेषण की दर पे ही असर पड़ रहा है। दूसरा क्या है, देखिए साइक्लोन्स बहुत आ रहे हैं। देखिए ये स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है ना, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी में, तीव्रता में इजाफा हो रहा है। अब जितने ज़्यादा साइक्लोन तट से आके टकराएंगे उतने पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर वो नष्ट होंगे। भाई साइक्लोन तो विनाशकारी होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 1951 से 2010 के बीच के डाटा की अगर बात करें तो सुंदरबन से टकराने वाले जो चक्रवाती तूफान है उनकी तीव्रता में वृद्धि हुई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ साइक्लोन ज्यादा आने लग गए, मैं ये कह रही हूँ जो भी साइक्लोन आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, वो विनाशकारी ज्यादा है। और हाल ही के शोध से तो ये पता चलता है कि तीव्रता में जो इस तरह की वृद्धि हो रही है वो समुद्र की सतह के जो तापमान में वृद्धि हो रही है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे देखिए 2019 में जो बुलबुल साइक्लोन आया था, ये आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में बेसिकली आया था, और यहीं पर हमारे मैंग्रोव्स है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे साइक्लोन की तो देखिए 2020 में अम्फान आया, और ये भी बेसिकली इसी वाले एरिया में आया, ठीक है। इसके बाद अगर तीसरे की बात करें तो देखिए 2022 में आसानी आया था, और ये भी देखिए इसी एरिया के अंदर आया था। और इसी तरह साइक्लोन याज ये भी आया था, राइट। तो साइक्लोन देखिए हर साल आप जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं लवणता की, जो मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि नदियाँ खारी हो रही हैं। अब एक बात बताइए, अगर जो तटीय एक बंध हैं जहाँ पे नदियाँ जो है समुद्र से मिलती हैं वो धीरे धीरे इरोज होते जाएंगे तो समुद्र का पानी मतलब नदियों में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो नदियों का मीठा पानी मतलब क्या हो रहा है, लवणीय हो रहा है। इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो मान लीजिए इतने सारे पानी में 1 चम्मच नमक था, फॉर एग्जाम्पल 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच नमक था, तो उसमें लवण की कितनी मात्रा हुई, उस बाल्टी का आधा पानी उड़ गया है। अब उसमें 1 चम्मच नमक है तो उसमें लवण की मात्रा ज्यादा हो गई ना, भाई पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको निकालते हैं। तो नदियाँ क्या है, खारी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से इवेपोरेशन हो रहा है, दूसरा समुद्र तल का स्तर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अध्ययनों से ये पता चलता है कि अगर पिछले 2 दशकों की बात करें, पिछले 20 सालों की अगर बात करें तो सुंदरबन की पूर्वी नदियों के अपवाह में कमी आई है। जब नदियों के अपवाह में ही कमी आ गई है तो उससे की वजह से क्या है, सैलिनिटी बढ़ रही है, सल्फेट की जो सांद्रता है, सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और मैंग्रोव जो पहले से एक दलदली, एक लवणीय भूमि क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर वहां पे जो थोड़ा बहुत ताजा पानी मिलता था वो ताजा पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, विकास को प्रभावित करेगा। तो नदियों के अपवाह में जो कमी आ रही है, नदियों में जो खारापन बढ़ रहा है, उसकी वजह से मैंग्रोव डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया था, रिसर्च पेपर था, इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी एंड न्यूट्रिएंट एडिशन ऑन मैंग्रोव, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। इसको एक पिक्चर के माध्यम से भी थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखिए जो लाइट कलर है
है, यहाँ पे बेसिकली सैलिनिटी कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी सैलिनिटी कम है। जहाँ पे डार्क कलर है, यहाँ पे क्या है, सैलिनिटी लवणता ज़्यादा है। अब आप देखिए, इस रिसर्च पेपर में ये बताया गया था इस पिक्चर के माध्यम से कि आपको यहाँ पे ज़्यादा पौधा दिखाई दे रहा है जहाँ पे लवणता कम है, और यहाँ पौधा कम दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये एक समझ गए। दूसरा क्या हो रहा है, क्योंकि हाई टाइड्स आ रहे हैं, ज्वार जो है ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, मिट्टी के अंदर भी लवणता बढ़ रही है क्योंकि पानी मिट्टी से मिल रहा है। इन सब की वजह से, और साथ में क्या हो रहा है, मानसून के जाने के बाद भी, जब मानसून तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी वजह से जो एरिया में पानी भरा था वो पानी में भी स्टेगनेंट है, भरा हुआ है। तो भरे हुए पानी में धीरे धीरे क्या होता है, उस वाली जगह में नमक जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब पानी भरा रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहती, दलदली सा एरिया बन जाता है ना। इन सब की वजह से क्या है, एग्रीकल्चर पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है भाई, आप वो सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर में हेल्पफुल नहीं है, तो एग्रीकल्चर पे भी तो इसका फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, जिस खासकर सुंदरबन के साइड वाले एरिया की हम बात करें, तो यहाँ पे चावल की खेती का ज़्यादा उत्पादन होता है। अब चावल की बागवानी फसलें वगैरह यहाँ पे नहीं बोई जाती, और चावल की खेती में भी केवल 13-14% एरिया ऐसा है जिसको तालाब से, नहर से सिंचाई मिलती है। बाकी सारा पानी बारिश के पानी पर डिपेंड करता है। तो बारिश का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पैटर्न्स बदल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की आय कम हो रही है, उनको खाना कम मिल रहा है। ठीक है, जब उनकी आय कम हो रही है तो वो ऑल्टरनेट तरीके ढूंढेंगे अपनी इनकम के लिए। तो वो क्या करे, वो मैंग्रोव वनों की लकड़ियों को ज़्यादा काट रहे हैं, वो क्या करे, वो मछलियों को ज़्यादा पकड़ रहे हैं। और क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो इससे फॉरेस्ट को भी क्षति पहुँच रही है, और जलीय संसाधन यानी कि मछली को भी क्षति पहुँच रही है, क्योंकि आप अति दोहन कर रहे हो। तो देखिए कैसे सारी चीज़ें आपस में क्या है, लिंक हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर कारणों की बात हम करें, जो कि मैं बताती ही आ रही हूँ, तो ये तो मैंने आपको बताया कि कारण क्या है भाई, जलवायु परिवर्तन है। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन भी क्यों हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए, कृषि पैटर्न में क्या है, बदलाव आ रहा है। पहले हम नेचुरल फार्मिंग पे ज़्यादा जोर देते थे, अब हम केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करने लग गए। उन केमिकल्स की वजह से बेसिकली क्या है, मिट्टी खराब हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, जितना ज़्यादा हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या है, वातावरण में छोड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। तो मतलब अगेन लिंक है। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार का एक डाटा था जिसमें उन्होंने ये बताया कि एग्रीकल्चर का जो एरिया था, अगर 2002 से 9 के बीच की बात की जाए तो ये करीब 2,150,000 वर्ग किलोमीटर था। ये सुकड़कर 1,70,000 जो है किलोमीटर रह गया है। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया था कि देखिए 2,150,000 किलोमीटर से कितना आ गया, 2 लाख लगभग 700 हो गया है। ठीक है, तो लगभग 1 लाख के लगभग ये कम हुआ है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो एग्रीकल्चर के लिए जितनी जमीन उपलब्ध थी वो भी सुकड़ रही है, वो भी कम हो रही है। और यहाँ पे क्योंकि चावल ही एकमात्र ऐसी फसल है जो मेजरली उगाई जाती है, और चावल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और पानी की तो कमी हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, लोग जो है बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कोविड के बाद, आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, कि कोविड के बाद और क्लाइमेट चेंज की वजह से सुंदरबन की जो महिलाएं हैं उनको बेसिकली इलीगल कामों के जरिए अब जो है अपनी इनकम कमानी पड़ रही है। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशंस में महिलाएं धकेली जा रही है, कोविड और क्लाइमेट चेंज को क्लब करके जो समस्याएं सामने आ रही है, क्योंकि खाने को नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। ठीक बात है। तो अपने आप में क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर इस तरह के काम करने के लिए कोई मनुष्य बाधित हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पीड़ा की बात है, राइट। इसके बाद देखिए, वनों की कटाई काफ़ी हुई है। अच्छा, वनों की कटाई के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अंग्रेजों के बोए हुए जो कांटे थे एक्चुअली वो हमें आज तक चुभ रहे हैं। लेकिन 70-90 के दौर में अगर बात की जाए 1790 के आसपास की, तो 1790 के आसपास बेसिकली हुआ क्या था, जो किसान थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मिले खेती करने के लिए, जिससे अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल कर सके। उन्होंने एक नीति अपनाई, जमींदारों और अंग्रेज़ों ने मिल
मिलकर कि नदी के आसपास का जो एरिया है उसको कृषि भूमि में बदल दिया जाए। तो एग्रीकल्चर लैंड में इसको बदल दिया गया। इमीडिएट इफेक्ट तो हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि नदी के साथ छेड़छाड़ करना कितना महंगा हमें पड़ा है, जो कि बाढ़ की समस्या के रूप में नजर आता है। इसके बाद देखिए 1873 के आसपास से लेके 1904 तक का एक ऐसा दौर रहा जहाँ पे जंगलों को साफ करके लोगों को बसाना और उनके द्वारा खेती करवाने पे जोर दिया गया ताकि रेवेन्यू ज्यादा है। तो वनों की कटाई बहुत अंधाधुंध इस दौरान हुई है। लेकिन इसके बाद देखिए 1878 के आसपास थोड़ी सी इस मामले में जागरूकता हुई कि इस एरिया में कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया बाद में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के माध्यम से सुंदरबन एरिया के कुछ क्षेत्रों को संरक्षित घोषित कर दिया गया, बट प्रयास पर्याप्त नहीं थे। ये हिस्ट्री मैंने आपको क्यों बताई, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि उनके बोए हुए बीज एक्चुअली हमें आज कांटों के रूप में चुभ रहे हैं, या उनके बोए हुए कांटे आज तक कांटों के रूप में हमें चुभ रहे हैं, जैसे भी आप समझना चाहें। तो देखिए, तो क्योंकि उस टाइम से हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उस टाइम से हमने रिवर के पूरे एरिया के साथ छेड़खानी की है, तो अब जो है प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 1989 से 2009 के बीच में जो वन कवर है उसमें 5% जो है हमने खो दिया, कम हो गया। अब जब वनों की कटाई हुई, जंगल कम हो गए, तो इससे क्या, मानव पशु संघर्ष को बढ़ावा मिला है। इससे लकड़ी कम हुई है, शहद कम हुआ है, औषधियां कम हुई है, ट्राइबल लोगों के लिए जो संसाधन थे उनकी आजीविका के वो कम हुए हैं, जैव विविधता की हानि हुई है। और अगेन इन सब ने मिलकर क्लाइमेट चेंज को फोर्स किया है, और क्लाइमेट चेंज ने मिलकर अगेन क्या है, फॉरेस्ट पे जो है प्रेशर डाला है। तो ये एक बहुत ही दुष्चक्र टाइप का बेसिकली यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पॉल्यूशन, आप यहाँ एक पिक्चर देखिए, मतलब देख के दुख होता है। इस तरह से हम प्लास्टिक पॉलिथीन यूज कर रहे हैं कि देयर इज नो लैंड इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे प्लास्टिक ना पहुंचे। अब तो अंटार्कटिका में भी पहुंच गई है, राइट। तो देखिए आसपास के शहरों से जो भारी गाद है, ठोस कचरा है, उसका जो निपटान हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो नदियों के रास्ते क्लॉग हो रहे हैं, जो इस तरह की गंदगी फैल रही है, तो जो अपस्ट्रीम गंगा है उससे नीचे आके जो है ताज़ा पानी नहीं मिल पाता। और बेसिकली मुख्य रूप से जो ज्वार भाटे आते हैं उनकी वजह से समुद्री जल से भर जाता है। तो एक तो ऊपर से ताज़ा पानी नहीं मिल रहा, दूसरा ज्वार भाटे का लवणीय जल भर जा रहा है, तो खारापन आ रहा है, फिर आप इस तरह का पॉल्यूशन क्रिएट कर दे रहे हैं। तो इस सब की वजह से फाइनली क्या हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें और ज़्यादा बढ़ावा ही मिल रहा है। पॉल्यूशन तो है ही सबका कोर्स। तो ये बात हुई। अब जब ये सुंदरबन पे इतने नकारात्मक चीज़ें काम कर रही हैं, तो बेसिकली इसकी वजह से क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, अतिक्रमण और गरीबी, जैसे जैसे भूमि से हमें उतना अनाज नहीं मिलेगा जितनी कि हमें आवश्यकता है, तो हम और जंगलों को काटेंगे खेती के लिए, हम और नदियों को सुकड़ाएंगे ताकि हम वहाँ पे जो है बिल्डिंग खड़ी कर सके, एग्रीकल्चर की जमीन बना सके, और इसका फिर हमारे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा गरीबी, जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया कि वुमेन पे इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ये सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों के रूप में जाना जाता है जो सुंदरबन है। 2001 की जनसंख्या के हिसाब से जहाँ घनत्व जो है 929 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 2011 में बेसिकली ये 1082 वर्ग किलोमीटर हो गया। और यहाँ में 44% आबादी अभी भी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और अगर उनके पास जो संसाधन थे उस पर भी हम और प्रेशर डालेंगे तो वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो ये एक चुनौती है। वन उपज का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अगर भैया आपको देखिए अल्प कृषि आय होगी तो आप क्या करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे, गैर लकड़ी जो वन उपज है उसका संग्रह करेंगे, ज़्यादा पेड़ों की कटाई करेंगे, ज़्यादा मछली पकड़ेंगे, जिससे क्या है, पर्यावरण पर दबाव पड़ेगा। दूसरा क्या है, देखिए ये एरिया में बार बार आपदाएं आती रहती हैं। अब तो हमारे पास बकायदा एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, लेकिन लंबे समय से इस पर्टिकुलर एरियाज में जो बार बार आपदाएं फेस करनी पड़ती है उसको टैकल करने के लिए कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो चक्रवात का एक संभावित क्षेत्र है, फिर भी एक प्रभावी आपदा चेतावनी प्रोटोकॉल और आपदा आश्रयों की क्या है, यहाँ पर कमी है। बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे यहाँ पे सड़कें, अस्पताल नहीं है, सीमित संसाधन है, उन तक पहुंच जटिल है। और क्योंकि यहाँ का एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लगातार पानी के अंदर ही रहता है, और बार बार चक्रवाती तूफानों की वजह से काफी सारे लोग पर्यावरण शरणार्थियों के रूप में बेसिकली सामने आ रहे हैं और पलायन करने के लिए मजबूर है। पर्यावरण शरणार्थी मतलब
क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो ये सारी आपदाएं आती है, और इन आपदाओं की वजह से मनुष्य जो प्रवासन करने के लिए मजबूर हो रहा है, वो प्रवासी जो है पर्यावरणीय शरणार्थी कहलाते हैं। इसके अलावा देखिए खारेपन में लगातार वृद्धि हो रही है, जो मैं आपको बता रही हूँ। समुद्र का जो स्तर है वो देखिए 8 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर की दर से बढ़ा है, ठीक है, जिसके कारण डेल्टा की जमीन सिकुड़ गई है और खारापन बढ़ा है। रोगों का फैलाव हो रहा है, गर्मी जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो गर्म क्लाइमेट में उतने ज्यादा वायरसेस, बैक्टीरिया पनपते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां भी इसकी वजह से फैलती है। फिर देखिए मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हो रही है। अगर आप जानवरों से उनके रहने के जंगल छीन लेंगे, उनका घर छीन लेंगे, तो वो कहाँ आएंगे? वो मानव बस्ती में आएंगे, जिसकी वजह से मानव पशु संघर्ष जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़े जो पर्यावरण की वजह से चैलेंजेस थे सुंदरबन के पास। इसके अलावा क्योंकि गंगा नदी का पानी यहाँ पर है और पानी हर किसी को चाहिए, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में हमेशा से ये विवाद रहा था। जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था तब भी ये प्रॉब्लम थी। तो बाद में इसको सुलझाने के लिए एक संधि पर जो है दोनों कंट्रीज ने साइन कर लिया। साइन कब हुआ? 1996 में हुआ, जिसमें बेसिकली जो गतिरोध था पानी को लेके उसको सुलझाने की बात की गई। इस संधि में ये कहा गया कि जो बेसिकली फरक्का बैराज है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था ना, फरक्का बैराज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर फरक्का बैराज में पानी जो है 75,000 क्यूसेक से ज्यादा होता है तो भारत 40,000 क्यूसेक तक पानी निकाल सकता है। लेकिन अगर 70,000 से कम है तो दोनों देशों के बीच में पानी जो है बराबर मात्रा में बंट जाएगा। लेकिन अगर 70 से 75,000 के बीच में है तो बांग्लादेश को जो है 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। बेसिकली क्या किया हमने, क्वांटिटीफाई कर दिया चीजों को कि पानी कितना है तो आप कितना ले सकते हो, पानी कितना है तो आपको कितना मिलेगा, ताकि इस मुद्दे पे लड़ाई ना हो जब पानी की कमी हो जाए कि आपने ज्यादा ले लिया हमें कम मिला। तो उस चीज को बेसिकली क्या है, बेसिकली एक दिशा दे दी गई। तो इस संधि के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सुंदरबन क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में फैला हुआ है, तो इसकी सुरक्षा को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर दोनों ही कंट्रीज के द्वारा प्रयास उठाए जा रहे हैं। तो सितंबर 2011 को सुंदरबन के संरक्षण पर भी एक समझौता जो है साइन हुआ। बट 2011 में हम उस तरीके से अवेयर नहीं थे क्लाइमेट को लेकर जितना अब हो गए हैं। तो समझौते में एक्चुअली कुछ कमियां हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे ये सिर्फ जंगलों के संरक्षण तक ही सीमित है, बस फॉरेस्ट एरिया को बचा लो, बट फॉरेस्ट भी तो एक पूरा कलेक्टिव जो है सारी चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। समझौता जो है इकोसिस्टम के महत्व को मान्यता तो देता है, लेकिन सर्वांगीण दृष्टिकोण का बेसिकली इसमें अभाव है। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे को लेकर, साथ ही इकोसिस्टम की शुद्धता जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं ये जिक्र किया गया है कि ये एरिया जो सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, तो उसके चैलेंज जिसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो जब भी आप मेंस में आंसर लिखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न बनता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पूरे विश्व पर तो हैं, किंतु सुंदरबन जो एक एरिया है वहां पर ज्यादा उल्लेखनीय रूप से नजर आ रहे हैं, तो इनको लेकर भारत को क्या किए जाने की आवश्यकता है। जब इस तरह का कोई प्रश्न आए और आप इसका आंसर लिखें तो इस समझौते के बारे में जरूर बात कीजिएगा, अदरवाइज प्रश्न आपका अधूरा रह जाएगा। क्योंकि अगर कोई एरिया दो देशों के बीच में फैला हुआ है तो दोनों देशों को एफोर्ड करने की जरूरत है, ठीक है। इतना अगर आप लिख देंगे जितना मैंने आपको बताया तो आपका आंसर वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे प्रीलिम्स में आपको ये पता हो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या इकोसिस्टम के लिए उनका महत्व है, उनके रूट्स के बारे में आपको पता हो। जैसे स्टिल्ट रूट बेसिकली एक बोला जाता है, एक न्यूमेटोफोरा रूट्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़िएगा डिटेल में, तो आप जो है बड़ी आसानी से प्रीलिम्स और मेंस प्रश्नों को जो है हल कर पाएंगे। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। समझ लेंगे तो जब भी पढ़ेंगे याद आ जाएगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।